हेलो दोस्तों, मैं बीरेंद्र सर, दुर्गा इंस्टीट्यूट, लालगंज, रायबली। दोस्तों, आज हम अगला चैप्टर बात करेंगे। करंट का एक वीडियो इसके पहले मैं आपको दे चुका हूं। आज करंट का दूसरा वीडियो रहेगा। जो करंट अफेयर्स आती है एग्जाम में, उसका दूसरा वीडियो है। शेष आप लोगों से दोस्तों ये बात कहना चाहूँगा मैं कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम जारी है प्रतिदिन, और एनटीपीसी में चीज़ ध्यान दे लो, स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लो, और करंट की जो चीज़ें आपको दी जा रही है प्रयास करें, जिसका भी लंबे ड्यूरेशन में है, अभी नहीं आया एडमिट कार्ड, तो उनके लिए प्रॉफिट है। ये वीडियो को कई राउंड आप देखो, मेन चीज़ें बताई जा रही हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं समय ना गंवाते हुए। अब आज करेंगे समसामयिकी। इसका मतलब सीए बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे, और इसका पहला वीडियो के पश्चात दूसरा वीडियो जो रहेगा ये मार्च और अप्रैल और मार्च का मिक्स वेज रहेगा, और इसी प्रकार हम देते आपको चले जाएंगे। तो चलिए हम इसके पूर्व जो वीडियो बात करें उसमें हम बात किए थे राष्ट्रीय स्तर की बात। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें हम, तो आज हम बात करेंगे छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। दोस्तों, छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये 2025 की बात करें, इसका आयोजन 4 अप्रैल को हुआ था। 4 अप्रैल को, और ये कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, वहीं पर आयोजित किया गया। इसमें दोस्तों पीएम मोदी ने भाग लिया, और इसमें जो मुख्य बात थी, जो मुख्य बातें हमारी हुई, तो बैंकॉक घोषणा पत्र 2030 जारी किया गया। दूसरी बात, 21 सूत्री कार्यक्रम जारी किए गए हैं। 21 सूत्री कार्यक्रम जारी किए गए हैं। दोस्तों, इतनी बात मैंने आपको बता दिया। एक करंट का व्यू है जो अभी 2025 में लेटेस्ट हुआ है। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 ये आयोजित कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों आयोजित आपका बैंकॉक में हो गया। किस तारीख को हुआ? 4 तारीख को हुआ। इसमें कौन भाग लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। ये कहाँ पर हुआ? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। इसमें 2 बातें तय की गई। नंबर फर्स्ट, बैंकॉक घोषणा पत्र, और दूसरी आपकी 21 सूत्री कार्य योजना। अब आपको बता दें दोस्तों, नोट पॉइंट में जो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, मेरा टारगेट है कि दोस्तों करंट ऐसी पढ़ाई जाएगी जिसमें आपको करंट के साथ स्टैटिक पोर्शन भी इसमें कवर कर दूंगा मैं। जैसे मान लो बिम्स्टेक के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इसका 4th और 5th कहाँ पर हुआ था। तो 4th जो सम्मेलन हो रहा था, वो सम्मेलन दोस्तों 4th सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। ये नेपाल की राजधानी है, यहाँ पर हुआ था। ये सन 2018 में हुआ था 4th। और आपका 5th की अगर बात करें, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये 2022 में हुआ था। ये दोस्तों हुआ था कोलंबो में। और ये राजधानी आप जानते हो श्रीलंका की है। दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी आपके यहाँ 2 हैं। एक प्रशासनिक कार्यालय के रूप में काम करती है, और एक आपके राजनीतिक रूप से बात करेंगे। श्री जयवर्धनेपुरम प्रशासनिक रूप से कार्य करती है, और राजनीतिक जो भी कार्य होते हैं वो आपके यहाँ कोलंबो में होते हैं। इसलिए 2 राजधानी के रूप में जानी जाती है, श्री जयवर्धनेपुरम और कोलंबो। तो ध्यान रखना मेरी बात को। अगला, ये 5th भी क्लियर हो गया आपको। हाँ, एक सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा ये वर्चुअल हुआ था, और
वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन बातचीत कर लिए थे। इसका रीज़न ये था कि कोविड-19 की वजह से इन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कोई जा नहीं पाया, इसलिए ऑनलाइन। तो ये 2025 की जो बैठक है ये पहली भौतिक बैठक, भौतिक का मतलब ये होता है कि वहाँ पर देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुँचे, उस तरीके से कार्य हुआ। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करना चाहेंगे इस बिम्स्टेक के बारे में। थोड़ा सा ये भी याद रख लो, BIMSTEC, ये भी हमारे एग्जाम में आता है, ठीक। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इसी का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल्स इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, OPERATIONAL। दोस्तों इसका फुल फॉर्म हमारे एग्जाम में आता है, तो हमारा मानना यह है कि आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। बिम्स्टेक के बारे में बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल्स इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल्स कोऑपरेशन, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा प्रयास जो आपके यहाँ बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग संगठन, बंगाल की खाड़ी का बहुक्षेत्रीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग संगठन की एक पहल है जो हमारे यहाँ शुरू की गई थी 1997 में। अब दोस्तों बिम्स्टेक की अगर बात कर लें हम, तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, ठीक है। अब इसकी बात करें दोस्तों तो इसका जो सचिवालय बना हुआ है, इसका जो सचिवालय है वो ढाका में है। ढाका आप जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी है। दोस्तों ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। तो बिम्स्टेक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई। इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, नो इशू। और अगला बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में, और बात करेंगे हम कि अब थोड़ा दोस्तों यहाँ बात कर लेंगे बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक के बारे में 7, इसमें सदस्य कितने हैं बिम्स्टेक में, तो सदस्य की अगर दोस्तों बात करेंगे तो इनको बताओगे 7 मेंबर्स हैं। याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, एग्जाम में आता है। अब 7 की बात करें तो पहला आएगा भारत, दूसरा आपके आएगा नेपाल, तीसरा आएगा आपका भूटान, चौथा आएगा श्रीलंका, पांचवा आपका आएगा, इसी पहले मैं लिख देता हूँ बांग्लादेश हो जाएगा। 1 2 3 4 5 2 और देश हैं, म्यांमार और आपका थाईलैंड। बस इतने कंट्री हैं, इनको आप फोकस करेंगे, याद रखेंगे। तो 7 देश हैं इसमें। अगर मैं छोटा सा अपना माइंड मैप अगर बनाना चाहूँ मैं तो इस बात से भी हम परिचित हो जाएंगे कि कोई इशू मेरा नहीं है, यहीं से आएंगे तो ये बना लेंगे और इस पूरी कंडीशन को समझने का प्रयास करेंगे। इधर से इधर ये जैसे बना हुआ है, ये छोटू सा जो देश कंट्री है, यहाँ पर नेपाल आपका हो गया है, ये भूटान हो गया है और ये बांग्लादेश हो गया है, यही छोटू सा देश जो आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे हम भी भीग जाएंगे, इसका नाम है श्रीलंका हो गया है। इनको आप याद रखेंगे, ठीक। और ये आपका भारत है, नो इशू। इसी के बगल में म्यांमार है,
म्यांमार है, म्यांमार, और यहीं से लगा हुआ आगे पहुँचेंगे तो इधर आपको थाईलैंड मिल जाएगा। याद रखो, थाईलैंड की सीमा इधर आपकी थाईलैंड से पूरा मिल जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, आपको मैंने माइंड मैप के माध्यम से आपको बता दिया कि ये याद रखो 7 कंट्री हैं और इधर के ही भारत के पूर्वोत्तर कंट्री हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और म्यांमार और बांग्लादेश अपना ही आदमी है, नेपाल भूटान अपना आदमी। 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत ये म्यांमार अलग एक देश बन गया। बांग्लादेश भी 1971 में पनपा हुआ है। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि ये कंडीशन। अब आपको बताना मैं चाहूँगा कि एक बात और, कि इसके यहीं पर मैं लिख देता हूँ, यहीं पर मुख्य सलाहकार इसके चीफ जो थे, मतलब अध्यक्षता की बात करें अगर, तो देश तो जरूर बैंकॉक में हुआ है, लेकिन क्या होता है कि इसमें आपके यहाँ अध्यक्षता के रूप में बातें होती हैं। तो मुख्य सलाहकार आपके थे मोहम्मद यूसुफ। याद रखो, आप एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। इनका नाम मोहम्मद यूनुस नाम है। तो अध्यक्षता किया मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस। आपको बता दें दोस्तों, अब पूरी बात एक बार फिर समझ लेते हैं। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, इसकी अध्यक्षता किया मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस। ये बच्चा बांग्लादेश के हैं और बांग्लादेश के वर्तमान में आप जानते हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। शेख हसीना को अभी 2 महीने या 3 महीने पहले आप जानते हैं कि उनको अपदस्थ कर दिया गया, उनको पद से अपदस्थ कर दिया वहाँ की जनता ने, और उसके बाद मोहम्मद यूनुस को बैठाया। ये मोहम्मद यूनुस वर्तमान में अंतरिम सरकार के रूप में प्रधानमंत्री मुख्य सलाहकार भी हैं और प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं वर्तमान में बांग्लादेश में। और बताना मैं चाहूँगा, मोहम्मद यूनुस को 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया है। ये भी दिमाग में आपको रखना है, कोई दिक्कत। अगली बात करेंगे 6वां बिम्स्टेक सम्मेलन में, तो 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। वहाँ पीएम मोदी भाग लिए थे। बातें 2 आई हैं। नंबर 1 कि बैंकॉक घोषणा पत्र 2030 जारी किया, और दूसरा पॉइंट 21 सूत्री कार्यक्रम भी जारी किया गया। आगे मैंने आपको बताया कि इसका 4th सम्मेलन जो हुआ था वो आपके यहाँ काठमांडू नेपाल में हुआ था, और इसका 5th सम्मेलन अगर बात करेंगे 2022 में हुआ था, ये कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। ये वर्चुअली तरीके से हुआ था। इसका कारण था कोविड-19 चल रहा था। लेकिन अगर बात किया जाए कि पहली भौतिक वार्तालाप कैसे हो पाई, तो आप बताओगे 6वें बिम्स्टेक सम्मेलन में हो पाई। आगे बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म आता है बिम्स्टेक का, तो आप बताओगे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल्स कोऑपरेशंस, राइट। याद रखो, इसकी स्थापना अगर बात करें बिम्स्टेक की तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका सचिवालय ढाका में है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, राइट। आगे बात करेंगे, इसमें कुल 7 मेंबर्स हैं। उसमें बात करेंगे भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड और श्रीलंका है। ये 7 कंट्री हैं जिनका मेन टारगेट है कि हमको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तरीके से हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए दोस्तों इस चीज़ को ये संगठन के रूप में कार्यरत है। तो हमें उम्मीद है, आशा है कि आप बेहतर समझ चुके होंगे, और मुझे ये भी लग रहा है कि अब इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप कोई भी एग्जाम देंगे, आप विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों, 25 मई 2025 को IAS का प्री पेपर हुआ था। उस पेपर में बताइए इससे क्वेश्चन आया हुआ था। अगर जानकारी अच्छे से नहीं है तो दिक्कत है, इसलिए प्रयास करो एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ो, राइट। आगे बात करेंगे, यही तरीका होना चाहिए, लिंक करके आप पढ़िए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। याद क्यों नहीं होगी GS तो ये भी क्लियर हो गया है। चलिए अगली बात हम करते हैं। अब इसको मिटा दे जरा 1 मिनट। हम बात करेंगे कुछ ऑपरेशन की। ऑपरेशन का मतलब यहाँ अभियान से होता है। कुछ ऑपरेशन है, ऑपरेशन
दोस्तों ऑपरेशन का मतलब यहाँ अभियान से है, ठीक है, अभियान। अब ये किसी बात को समझना है, मेरी बात को, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है तो भारत सरकार ने बड़ी हेल्प कर दिया है, इस तरीके से बात करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन फर्स्ट होगा ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा दोस्तों याद रखो, ऑपरेशन ब्रह्मा की अगर बात करें तो ये भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो ऑपरेशन ब्रह्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार और लाओस तक में, जो थाईलैंड तक, लाओस तक में जो इतना विशाल भूकंप आया, 7.9 के नियर अबाउट भूकंप था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, बिल्डिंग दब गई तो दब गई, उस एरिया से गुजरी है। तो आप सोचिए कि एक महक, मतलब एक खुशबू ऐसी मतलब गंदगी की महक आ रही, पूछे मत, लाख मतलब सैकड़ों लोग दब गए। तो ध्यान रखना मेरी बात को, इसको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो म्यांमार में आए, ठीक, भूकंप की वजह से, म्यांमार में आए भूकंप के बचाव हेतु उसमें आपके यहाँ खाद्य भी, राशनिंग भी, तो भारत सरकार के द्वारा जो म्यांमार में भूकंप की तलाशें आई, ठीक, मानवीय सहायता, खाद्य का, इनको लेकर के भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। तो हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप, ठीक, की वजह से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। ये भी आपका फिनिश हो गया, एग्जाम में आएगा, कल ले जाना। ऑपरेशन ब्रह्मा की बाद अब बात करेंगे ऑपरेशन सद्भावना। इसी बात ऑपरेशन सद्भावना दोस्तों, ऑपरेशन सद्भावना की अगर बात करें तो ये सितंबर 2024 में चलाया गया था। इसके पहले ऑपरेशन जो ब्रह्मा था वो मार्च 2025 में चलाया गया। ध्यान रखना, ऑपरेशन ब्रह्मा जो चलाया गया है म्यांमार में, वो आपका मार्च 25 में था। अब दक्षिण पूर्व एशिया में टाइफून यागी आने की वजह से, दक्षिण पूर्व एशिया में टाइफून यागी आने की वजह से, आने की वजह से लाओस और वियतनाम में बहुत सारी जानमाल की दिक्कतें हुई। इस वजह से उनकी मानवीय सहायता है तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। याद रखना दोस्तों, ऑपरेशन सद्भावना जो चलाया गया वो दक्षिण पूर्व एशिया, लाओस प्लस वियतनाम में आए टाइफून यागी के लिए मानवीय सहायता के तौर पर भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया। एक नोट दोस्तों यहीं पर बताना मैं चाहूँगा, ऑपरेशन सद्भावना एक और चलाया गया है, ऑपरेशन सद्भावना। दोस्तों ऑपरेशन सद्भावना ये अभियान है, कार्यक्रम है, ये दोस्तों कार्यक्रम है, इसको भारतीय सेना ने चलाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भारतीय सेना, ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। कहाँ पर दोस्तों? जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू कश्मीर व लद्दाख में। दोस्तों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम चलाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। ध्यान रखो, जिसका काम है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तरीके से उनको आगे बढ़ाना। जम्मू कश्मीर में बिल्डिंग स्ट्रक्चर करना, संस्कृति को बढ़ावा देना, इन सब चीज़ों के लिए ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम चलाया गया। राइट, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में अगर आएगा। और आपको बता दें कई एग्जाम में आ चुका है, फिर आगे चल के आपके एग्जाम में मिलेगा। चलिए आगे हम बात करना चाहूँगा, तो ऑपरेशन सद्भावना भी आपका हो गया है। अगला बात करेंगे, ये भी क्लियर हो गया है। एक आता है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी
ऑपरेशन संजीवनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन संजीवनी की अगर बात कर लेंगे हम लोग तो ये 2020 में चलाया गया था। ऑपरेशन संजीवनी 2020 में चलाया गया था और इसका मेन चीज उद्देश्य था क्या, कोविड-19 महामारी के दौरान, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार द्वारा मानवीय सहायता ठीक, हाँ, ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया 2020 में। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार द्वारा मालदीव में दवा या वैक्सीन या दवा देने हेतु, याद रखो ये भी एक मानवीय सहायता ही है। ऑपरेशन क्या होता है, मानवीय सहायता के बेस पर चलाया जाता है दोस्तों, नहीं कोई मतलब नहीं ऑपरेशन चलाने, कोई उद्देश्य भी नहीं कि ऑपरेशन चलाया जाए, इसलिए मानवीय सहायता के लिए चलाया जाता है। तो ऑपरेशन आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेशन संजीवनी क्या है, तो आपका आंसर होगा कोविड-19 महामारी के दौरान जो मालदीव में लोग परेशान थे तो उनके दवा मेडिसिन पहुंचाने की वजह से मानवीय सहायता के तौर पर हमारे यहाँ ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था। आगे दोस्तों हम बात करेंगे, इसको मैं मिटाना चाहूँगा। अगला दोस्तों बात करें ऑपरेशन वनीला। अगला है ऑपरेशन वनीला। दोस्तों ये भी बहुत हमारा इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन वनीला की बात करेंगे, ये 2020 में चलाया गया था मेडागास्कर में आए चक्रवात डायने के कारण बाढ़ की स्थिति हो गई थी। मेडागास्कर में डायने चक्रवात के कारण वहाँ पर बाढ़ की स्थिति हो गई थी। उसी मानवीय सहायता के तरफ बाढ़ से बचाने के लिए मानव को ऑपरेशन वनीला 2020 में शुरू किया गया था। इसको भी दोस्तों याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगली बात करेंगे हम, अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा ऑपरेशन समुद्र मैत्री। दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा मेरा ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ये 2018 में शुरू किया गया था। इसको शुरू किया गया था इंडोनेशिया में आए भूकंप और सुनामी की वजह से। इंडोनेशिया में आए भूकंप प्लस सुनामी। इंडोनेशिया में आए भूकंप और सुनामी की वजह से, ठीक है, मानवीय सहायता के तौर पर भारत सरकार ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था। ये भी आपको याद हो गया होगा। अगली कड़ी बात करेंगे हम इसी में। अगली कड़ी बात करेंगे ऑपरेशन इंसानियत। ये आपके यहाँ शुरू किया गया था सन 2017 में ऑपरेशन इंसानियत भी शुरू किया गया था, जिसका रोहिंग्या शरणार्थी संकट में था, तो उनको राहत देने के लिए। कहाँ के थे बच्चा? रोहिंग्या अगर बात करेंगे बच्चा तो बांग्लादेश के हैं। इसको दोस्त मित्र याद रखो पूरी तरीके से, ठीक है। बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी जो थे, वो शरणार्थी को राहत देने की वजह से, ये संकट में थे, इनके पास
खाद्यान्न, अन्य आवास, बहुत सारी समस्याएं थी, उनको बचाने के चक्कर में भारत सरकार ने ऑपरेशन इंसानियत शुरू किया था 2017 में। अगली बात करेंगे दोस्तों ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री की बात करेंगे, ये 2015 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन अगर मैत्री की हम बात करना चाहेंगे तो नेपाल में आए भूकंप से जितने भी लोगों के जीवन में अस्तव्यस्तता हुई, जैसे भी हुआ, उसको बचाने के लिए ऑपरेशन मैत्री सन 2015 में भारत सरकार ने शुरू किया था बचाने के लिए। अगला बात करेंगे हम, एक पॉइंट और यहाँ बात करूँगा मैं, ऑपरेशन गंगा। ये 2022 में शुरू किया गया था दोस्तों। ऑपरेशन गंगा सन 2022 में शुरू किया गया था। इसका दोस्त मतलब ये था कि भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने हेतु, यूक्रेन से घर वापस लाने हेतु, याद रखो जो भी भारतीय व्यक्ति जो वहाँ रह रहे थे यूक्रेन में, जो पढ़ाई के लिए गए थे, तो इसीलिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चला करके यूक्रेन से सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने में सफलता व्यक्त की थी। आप जानते हैं कि सन 2022 से लेकर के अब तक रूस और यूक्रेन के मध्य आपके यहाँ टक्कर चल रही है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है आर्थिक क्षेत्र का अधिग्रहण करना, और इसीलिए ऐसा चल रहा है। रूस के व्लादिमीर पुतिन जानते हैं, वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं, जो 2036 तक रहेंगे, आप समझिए। और उस तरीके से उन्होंने ये बात कही है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है जेलेस्की भी नहीं मान रहा है, और ये आए दिन युद्ध चल रहा है। ये काला सागर के पास से कंट्री पाए जाते हैं। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करेंगे ऑपरेशन गंगा, भी आपका एग्जाम में आएगा तो आपका ले जाना। अगला आता ऑपरेशन अजय आता है। ऑपरेशन दोस्तों अगला है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अगर अजय की बात करें हम, तो ऑपरेशन अजय ये 2023 में शुरू किया गया था। ये छूट गया मेरा पॉइंट, तो मैं बताना चाहूँगा ऑपरेशन अजय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब ऑपरेशन पढ़ लेना आप। तो इजराइल से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, भारतीयों को घर वापसी हेतु, ये भी एग्जाम में याद रखना आप, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गया होगा। ऑपरेशन अजय चलाया गया सन 2023 में, और इसका उद्देश्य इजराइल से भारतीयों को घर वापस करना, क्योंकि इजराइल भी आप जानते हैं, इजराइल और हमास में इस समय बहुत ज़्यादा टक्कर चल रही है, ठीक है, वहाँ भी समस्याएं हैं। इस वजह से भारत सरकार ने इसकी बात कही है। एक अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन कावेरी। ये अप्रैल 23 में चलाया गया था, याद रखो, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी। दोस्तों ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। इसमें सूडान में फंसे हुए भारतीय, सूडान से भारतीयों को निकालने हेतु, सूडान से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। सूडान में फंसे हुए जो भारतीय था, सूडान में धर्म संकट था सूडान में, इस वजह से सूडान में फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने हेतु ऑपरेशन कावेरी चलाया गया अप्रैल 2023 में। मुझे उम्मीद है कि आप लगभग, मैं ऑपरेशन जितने भी हुए उनको मैं कवर किया हूँ। शेष हमारी सीरीज तो चल ही रही है करंट की, उसमें आपको और चीज़ें मिलती रहेंगी, वो बताता रहूँगा। तो लगभग मैं प्रयास करूंगा कि बेहतर से बेहतर आपको चीज़ें दी जाए। आगे बात करेंगे अब दोस्तों रूस और यूक्रेन की बात करें। रूस और यूक्रेन दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, और इसको आप फिर याद कर लो।
आपका जब पेट देंगे या रेलवे, एसएससी, बैंक, कुछ भी आप दीजिए, ये सबके लिए रामबाण साबित होगी। जो सीरीज मेरी है करंट वाली, ये आपका पूरी तरीके से काम करेगी। और सुनिए आप, ये सब डाटा एथेंटिक है, ऐसा नहीं कि हम केवल किसी पत्रिका को लेकर के उठा कर चले आए। ये साइडें गवर्नमेंट की साइडों से मैं निकाल करके लिख रहा हूँ, अब कोई न कोई पॉइंट एकदम ढंग से आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना मेरी बात को। मार्च 2025 में ये आपके यहाँ काला सागर में जो रूस और यूक्रेन के द्वारा काला सागर में जितना भी आपके यहाँ जो युद्ध चल रहा है ये लेकर के, तो ये इससे प्रदूषण भी फैल रहा है, अन्य जीवों पर ये चीज़ें हो रही हैं। तो उसीलिए काला सागर युद्धाभ्यास को रोकने के लिए, ठीक है, काला सागर में युद्ध विराम को रोकने के लिए एक संधि हुई, और यह संधि बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, सऊदी अरब में हुई थी। और सऊदी अरब मतलब में आयोजित की गई, याद रखो आप, सऊदी अरब। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रूस यूक्रेन काला सागर में युद्ध विराम की संधि किस देश में दोनों ने स्वीकार किया कि हम अब काला सागर में युद्ध विराम मतलब युद्ध नहीं करेंगे, इससे हमारी जल की हानि होती है। भाई जन की तो है ही है, जल में जो जीव पाए जाते हैं उससे हमारा प्रदूषण बढ़ता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसलिए सऊदी अरब में बैठक हुई थी। तो याद रखना, अगर बात किया जाए कि और सऊदी अरब में सर हुई कहाँ है, तो इसको याद, रियाद में। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, तो वहीं आपके यहाँ होगा। तो रियाद शहर में ये बैठक आयोजित की गई थी, और दोनों देशों ने साइन किया कि अब हम काला सागर में युद्ध नहीं करेंगे। दोनों देशों की नौसेनाओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी। आगे बात करेंगे हम, ये भी फ्रेश हो गया है। अब थोड़ा दोस्तों हम बात कर लेंगे काला सागर के बारे में। काला सागर के बारे में दोस्तों, हम काला सागर की बात करें हम, तो हम आपको मैप बना दे रहे हैं, एक माइंड मैप आपके दिमाग में आना चाहिए। ये दोस्त, ये दक्षिण पूर्व यूरोप के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। ये यूरोप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक अंतर्देशीय सागर है। अंतर्देशीय सागर है मतलब इससे चारों इनकी दिशाएं कहीं न कहीं देशों से घिरी हुई हैं। हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, काला सागर की तटीय सीमा को कौन सा देश नहीं स्पर्श करता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों इस वक्त देख ही लेते हैं। तो काला सागर यूरोप के दक्षिण पूर्व में एक अंतर्देशीय, ठीक, सागर के रूप में है। इसी को मैं काला सागर को एक बड़ी झील के रूप में या बड़ा तालाब के रूप में इसका मायना, इसको मैं संज्ञा दे सकता हूँ। तो दोस्तों चलिए इसमें बात कर ही लिया जाए। इसके उत्तर में ये नॉर्थ है, यहाँ पर यूक्रेन है, याद रखो। इसके उत्तर पूर्व में रूस है, उत्तर पूर्व में रूस है। यहाँ उत्तर में आपके यहाँ क्या हो गया, यूक्रेन हो गया है। इसको दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर आगे बात करेंगे तो ये पूर्व की एरिया आता है, यहाँ पर जॉर्जिया है दोस्तों, ये जॉर्जिया कंट्री है, इसको भी याद रखो आप। इसके नीचे आप बात करेंगे दक्षिण में, तो दक्षिण में बच्चा तुर्की है, तुर्की जिसको बोलते हो तुर्की, इसी के नाम अंग्रेजी में लिखते हैं टर्की। दक्षिण में तुर्की है। और उसकी बाद इसकी पूरब अगर बात करें यहाँ पर पश्चिम में, तो बुल्गारिया है, पश्चिम में बुल्गारिया कंट्री है, ये पश्चिम में है, इसको भी दिमाग में आप रखेंगे। और उसकी बाद पश्चिम में बुल्गारिया मिलेगा, यहीं से एक सीमा लगती है रोमानिया की, ये है रोमानिया। तो याद रखो बुल्गारिया और रोमानिया ये पश्चिम की सीमा बनाते हैं। ये पूरा बुल्गारिया क्षेत्र हो गया है, ये तुर्की हो गया है, ये जॉर्जिया हो गया है, ये रसिया हो गया है, और ये पूरा यूक्रेन का क्षेत्र हो गया है। तो याद रखना दोस्तों, ये गलत मत करना आप, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है।
तो काला सागर से अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछता है काला सागर की सीमा कितने देश बनाते हैं, तो बताओगे 1 2 3 4 5 6 कंट्री है। पहला उत्तर में आपके यहाँ यूक्रेन है, उत्तर पूर्व में आपके यहाँ रूस है, और पूर्व में आपके यहाँ जॉर्जिया है, दक्षिण में आपके यहाँ तुर्की है, और उसकी बात करेंगे पश्चिम में बुल्गारिया है और आपका रोमानिया है। इतने कंट्री आप याद रखो दोस्तों। ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला पॉइंट दोस्तों, ये सीरीज केवल करंट की नहीं है, ये पूरी जीएस की इमेज बना देगी। और अगर आपको रियल में जीएस में इंटरेस्ट लेना, एंजॉय लेना है, तो आपको एक चीज़ बता दें, ऑपरेशन यहाँ मैं करता हूँ, ऑपरेशन जीएस का चल रहा है। दूसरी बात, आगे भी चीज़ें बेहतर दूंगा मैं, आप इनको लिंक करके पढ़िए। कभी लाइव में आप नहीं भूलेंगे, लिंक करके अगर नहीं भूलेंगे, मतलब नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, तो कितना भी कर लो बिल्कुल याद होने वाला नहीं है। तो याद रखेंगे, ये भी आपका क्लियर हो गया है। अगला आपका ये भी क्लियर हो गया है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो वो चीज़ मैं थोड़ा सा वहाँ पर नहीं बताया मैंने, आपको ध्यान रखना है। इस समय म्यांमार में जुंटा शासन चल रहा है। जुंटा मतलब होता है आर्मी, सेना की चीफ बोलते हैं, आर्मी सेना को बोलते हैं। तो इसलिए आर्मी जो है, सेना जो है, सेना शासन बोलते हैं, जुंटा शासन बोलते हैं। तो म्यांमार में सेना शासन चल रहा है, और उसी में ध्यान रखेंगे। तो अभी हाल ही में मैंने आपको बता दिया, ऑपरेशन ब्रह्मोस भारत सरकार ने चलाया है। म्यांमार और थाईलैंड में सैकड़ों की जान गई है, तो वहाँ राहत बचाव के लिए कार्य किया है। तो उसी जिस समय भूकंप आया था 7.9 रिक्टर स्केल में था जब भूकंप, तो इस भूकंप की वजह से जुंटा सरकार ने वहाँ पर म्यांमार के 6 बड़े शहरों को, 6 बड़े शहरों में आपातकाल अनाउंसमेंट किया था। याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कितने शहर, तो 6 बड़े शहरों में राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में अनाउंसमेंट किया था। किस दौरान? जिसमें भूकंप आया था। कोई दिक्कत? ये भी आपका क्लियर हो गया है। अगला आइए बात करेंगे, एक आता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक, सिटी रैंक। दोस्तों इनको अभी मैं बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं, अब आप सुनते जाइए और एक पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठिए। आप अगर पेन कॉपी लेकर के बैठ करके लिखेंगे ना, तो दोस्त कई बार याद हो जाएगा, और नहीं तो इस वीडियो को कई राउंड आप सुन लीजिए और बेहतर रहेगा, सो बेटर। इस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक का मतलब बात करेंगे तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ये हर साल आपके यहाँ विश्व की यूनिवर्सिटियों का अध्ययन करती है कि कौन शैक्षणिक रूप से, कौन आर्थिक, कौन सामाजिक रूप से आगे बढ़ रही है। तो उसी लिए आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर बात करेंगे तो टॉप 50 में 50 यूनिवर्सिटियों में से भारत की 9 यूनिवर्सिटी, भारत के 9 विश्वविद्यालय, भारत के 9 विश्वविद्यालय शामिल हैं। याद रखना, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 9 विश्वविद्यालय टॉप 50 में जगह बनाए हैं। बस इतना याद रखो, और कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा कुछ खास एग्जाम में आना नहीं है। अब ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बात करेंगे वारंगल चपाता मिर्च, वारंगल चपाता मिर्च। दोस्तों याद रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं टोमेटो मिर्च। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं टोमेटो मिर्च। इसे बोलते हैं टोमेटो मिर्च। ये लाल बहुत होती है इसलिए, तो ध्यान रखो। हाल ही में इसको भारत सरकार के द्वारा GI टैग दिया गया, GI टैग दिया गया। याद रखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वारंगल चपाता मिर्च ये किस राज्य की मिर्च है, तो आपको ध्यान रखना तेलंगाना है। ये किस राज्य की मिर्च है? तेलंगाना। याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तेलंगाना राज्य की मिर्च है। वारंगल चपाता मिर्च, वारंगल चपाता मिर्च ये तेलंगाना की मिर्च है, जिसको बोलते हैं टोमेटो मिर्च भी बोलते हैं। इसको GI टैग हाल ही में दिया गया। अगर हम बात करें तेलंगाना में GI टैग पाने वाली वस्तु, यानी ये किस नंबर की है, तो याद रखना अब तक ये 18वें नंबर की है। इसका मतलब अब तक तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जितने उत्पाद होते हैं, उन उत्पादों में 18वां उत्पाद ये है, 18वां उत्पाद है जिसको GI टैग दिया गया है। ये भी दिमाग में रखना। अगला पॉइंट बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम।
अगला बात करेंगे दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अगला दोस्तों बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। जैसे आप समझ में आ गया होगा दोस्तों, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये द्वितीय बात करेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2024 और 25 से लेकर के 2028 और 29 तक के लिए ये केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्थित राज्य जो हैं, राज्यों के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, ग्राम हैं, उनको बेहतर बनाना, उनकी सीमाओं को बेहतर बनाना, वहाँ पर जो आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि वहाँ पर रोड अर्थात सड़क, जल, उन गांवों को डिजिटलाइज करना कुल मिला करके जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्थित है। तो याद रखो ये भारत सरकार की 100% स्कीम है। इसमें एक भी रुपया राज्य सरकार से कोई मतलब इसका नहीं है। और ये वर्तमान में मतलब ये ध्यान रखो, ये 17 राज्यों व संघ राज्यों 17 राज्यों व संघ राज्यों 17 राज्यों व संघ राज्यों, ठीक है, में जारी की जाएगी। याद रखना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी सीमा बना रहे हैं भारत के गांव हैं, उन गांव को विकास में लाना, गांव को विकसित करना। इसलिए देखा होगा आपने नियर अबाउट 400 पुल, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात बताई कि भाई हम 400 पुलों को उद्घाटन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्तर में बहुत सारे काम चलना है। इसीलिए आपके यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आप चले जाइए इधर जम्मू कश्मीर तक पूरी बहुत तेज़ से रोडे वगैरह का काम बहुत तेज़ चल रहा था। तो इसको भी याद रखना, आपका एग्जाम में अगर आ जाए तो ध्यान देना, मेरी बात को गलत मत करना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती गाँवों को आत्मनिर्भर बनाना, वहाँ की जो वस्तु, वहाँ की विशेषता है, प्रोडक्ट वहाँ पर बिक रहा है, उसको हमारे यहाँ तक लाना, राइट। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों बात करेंगे, अब ये भी क्लियर हो गया है। अभी हाल ही में 90वीं वर्षगांठ आरबीआई ने मनाया है। 90वीं वर्षगांठ आरबीआई ने मनाया है। दोस्तों आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर हम बात करना चाहूँगा आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया। देखिए इसको अब 90वीं वर्षगांठ मुंबई में मनाई गई, जिसमें माननीय राष्ट्रपति जी मुख्य अतिथि के तौर पर गई थी, द्रौपदी मुर्मू गई थी, और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा वहाँ पर थे। तो इसलिए ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हम आरबीआई के बारे में पूरी बात आपको बता दे रहे हैं। तो करंट में 3 बातें याद रखो। नंबर फर्स्ट, 200 और 100 रुपए की नोट जारी की गई है महात्मा गांधी के चित्र को और बेहतर बना करके। इसमें आरबीआई गवर्नर के साइन किए गए हैं, संजय मल्होत्रा के। दूसरी बात करंट की ये है, मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में आपके यहाँ पीडी जी गई थी, द्रौपदी मुर्मू गई थी, और इसका आयोजन जो वर्षगांठ मनाई गई है ये आपके मुंबई में मनाई गई। अब दोस्तों आरबीआई के बारे में इसी वक्त हम बात ही कर लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना अगर बात करना चाहूँगा तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका पहली बार मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल बनाया गया था, लेकिन फिर इसको उठा करके आपके यहाँ मुंबई लाया गया। तो वर्तमान में ध्यान रखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो आपके मुंबई में है। आगे बात करेंगे तो दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य क्या होता है कि बैंकों का बैंकर है, अर्थात ये भारत सरकार की
ठीक, एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है। 1949 में ये स्वायत्त संस्था के रूप में बन गई। 1949 तक तो ये फंसी हुई थी, क्योंकि हम लोग 1947 से फ्रीडम प्राप्त कर लेते हैं, तो 1949 की बाद ये स्वायत्त संस्था का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटिंग के रूप में कार्य करती है। इसको स्वयं के डिसीजन लेना पड़ता है, इसका स्वयं की धाराएं इसके पास है, स्वयं के रूल हैं, रेगुलेशन है, वही फॉलो करती रहती है। और भारत सरकार का जो अकाउंट होता है वो आरबीआई के अधीन ही रहता है। अगर दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, तो याद रखो आप ओसबोर्न स्मिथ थे। ओसबोर्न स्मिथ थे, याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बोले कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर अगर बात किया जाए तो दोस्तों रखेंगे सीडी देशमुख। रटे रहो इसको पॉइंट को। आरबीआई की स्थापना के समय पहला गवर्नर था ओसबोर्न स्मिथ। फिर बात करें स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर सीडी देशमुख। और वर्तमान दोस्तों गवर्नर जो हैं, वर्तमान गवर्नर की अगर बात करेंगे तो संजय मल्होत्रा जी हैं। इनको आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको सब बता दिया हूँ जो मेन चीज़ें थी। अगला बात करूँगा तो इसके जो शाखाएं हैं वो कार्यालय बनाए गए हैं। तो कार्यालय आपके यहाँ चेन्नई में भी है, नई दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, और इसका मुख्यालय के तौर पर मुंबई में इसका मुख्यालय बनाया गया है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आरबीआई के बारे में मैंने पूरी बात आपको बता दिया हूँ। एक बात मैं और बताना चाहूँगा दोस्तों, 1 रुपए की नोट को छोड़कर, सिक्के और 1 रुपए की नोट को छोड़कर उससे बड़ी जितनी भी नोटें होती हैं उनमें हस्ताक्षर गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नर के ही होते हैं। आरबीआई गवर्नर मुखिया होता है, तो ये भी दिमाग में आपको रखना है। चाहे आपका 1 रुपये से ऊपर कोई भी नोट आए उसमें आपका हो। कारण होता है जब भारत सरकार के पास धन कम हो जाता है तब भारत सरकार सिक्के छाप कर अपना काम चला लेती है, 1 रुपये की नोट भी छाप सकती है, राइट। और बता दें आपको दोस्तों, प्रतिवर्ष मतलब भारत में अगर कोई न कोई इसका एक मिनिमम सिस्टम होता है कि मिनिमम इतना धन होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम धन की बात करेंगे तो 115 करोड़ रुपए और शेष नियर अबाउट 200 करोड़ रुपए का सोना के रूप में कार्य रहता था। मतलब मिनिमम इसका जो स्टोरेज मनी है वो 200 करोड़ रुपए है। 200 करोड़ रुपए के नीचे तो कांटा होगा ही नहीं। अगर इसके कोष में 200 करोड़ नीचे से अगर पैसा कम हो गया तो समझ जाइए कि देश में वित्तीय आपातकाल लग जाएगा, अनुच्छेद 360 काम करेगा। तो याद रखना, इसको भी आपको मैं बता दिया हूँ। ये भी खत्म हो गया, आगे बात करेंगे दोस्तों। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया है। अगला बात करेंगे हम हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट दोस्तों 2025। हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट, इसको ध्यान रखेंगे, ये भी जारी की गई 2025 में। इसमें बताया गया कि टेस्ला के एलन मस्क विश्व के सबसे रिच पर्सन, सबसे धनी पर्सन टेस्ला के एलन मस्क हैं। टेस्ला कंपनी के एलन मस्क हैं। याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ला के मुखिया कौन है? एलन मस्क। ये समझिए कि 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ये शीर्ष पर बैठे हुए हैं। और बात करेंगे सेकंड, अगर बात करेंगे तो अमेजन के जेफ बेजोस, इनको याद रखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको रटे रहिए। पूछ लेगा एलन मस्क बताओ टेस्ला कंपनी के प्रमुख कौन है, अमेजन कंपनी कौन है, तो याद रखो ये जेफ बेजोस हैं। इनको भी ध्यान में रखो आप। इनकी 266 बिलियन डॉलर इनके पास धन है। ये फर्स्ट रैंक में है, ये सेकंड रैंक में है। इनको याद रखो, गलत नहीं होना चाहिए। अगला तीसरा आपका आता है, तो थर्ड आपके आता है फेसबुक के
बुक, जिसको वर्तमान में मेटा बच्चा कहा गया, मेटा, क्योंकि ये एआई सिस्टम पर डिपेंड हो रहा है। एआई सिस्टम में होने वाला है कि आपको रियल फील करेंगे, जब वीडियो कॉल करेंगे तो आपको रियल को फील होगा कि हाँ भाई वो व्यक्ति सामने वाला हमारे पास ही बैठा है, इसलिए फेसबुक का नाम उस समय मेटा हो गया। तो याद रखो, इसके संस्थापक कौन? मार्क जुकरबर्ग हैं, मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों मार्क जुकरबर्ग हैं, इनको याद रखे रहो, एग्जाम में आ सकता है। इनकी संपत्ति की अगर बात करें 242 बिलियन डॉलर इनके पास संपत्ति है। और समझ में आ गया होगा, विश्व के लगभग 287 अरबपति अमेरिका के पास है। तो याद रखो, होनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी की गई है, जिसमें फर्स्ट रैंक अगर विश्व में टॉप पर कोई रिच है तो वो आपके यहाँ एलन मस्क जी हैं, और सेकंड अगर कोई है तो जेफ बेजोस है, और थर्ड अगर कोई है तो आपके यहाँ फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। कोई दिक्कत? अब दोस्तों हम भारत की बात कर लें, भारत की बात कर लें। भारत के संदर्भ में अगर आ जाइए तो मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी व उनका परिवार, फैमिली को लेंगे, पूरा परिवार मिलाएंगे, अकेले मुकेश अंबानी नहीं, फैमिली को लेकर के बात करेंगे पूरी तरीके से, तब हो ही पाएगा, नहीं हो भी नहीं पाएगा। तो याद रखो, इनके पास 100 बिलियन डॉलर की बात करेंगे तो इनके पास 100 बिलियन डॉलर है। 100 बिलियन डॉलर के साथ ये आपके यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये भी याद रखोगे। ये 17वें स्थान पर हैं। अगर भारत की बात करेंगे तो ये 17वें स्थान पर है। बताइए, 17वें स्थान पर है। होनरू ग्लोबल रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी 17वें स्थान पर बैठे हुए हैं। सोचो आप, 17वें स्थान पर है, बैठे हुए हैं। और बात करेंगे 18वें स्थान पर आपके यहाँ आता है तो अडानी जी आ जाते हैं। अडानी, इनका नाम है गौतम अडानी। गौतम अडानी जी 17वें स्थान में बैठे हुए हैं। इनके पास 97 बिलियन डॉलर है। इनके पास 97 बिलियन डॉलर है। और बात करेंगे विश्व की सबसे रिच अगर कोई महिला है आपकी आती है, अमीर महिला, तो उसका नाम है एलिस वाल्टन। उसका नाम है एलिस वाल्टन। याद रखो, एलिस वाल्टन है ये आपके यहाँ। एलिस वाल्टन के पास एलिस वाल्टन है, इनके पास 102 बिलियन डॉलर है। इनके पास 102 बिलियन डॉलर है। एग्जाम में ये डॉलर वगैरह नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन ये पूछ सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वनडे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखो, विश्व की सबसे रिच महिला, ठीक, सबसे धनी महिला। दोस्तों विश्व की सबसे धनी महिला की अगर बात करेंगे हम तो आपको ध्यान रखना एलन मस्क है। एलन मस्क नहीं, वो एलिस वाल्टन नाम की महिला है, जो अमेरिकी महिला है और विश्व की रिच महिला है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर हम बात करना चाहें कि विश्व के धनी व्यक्तियों का, अगर विश्व के धनी व्यक्तियों या उद्योगपतियों की अगर बात किया जाए तो विश्व के सबसे धनी लोग कितने हैं? तो सबसे पहले अमेरिका में सबसे ज़्यादा हैं, सेकंड चीन में है, और थर्ड आपके यहाँ भारत में है। याद रखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कर ले जाना। विश्व में सर्वाधिक उद्योगपति या धनी व्यक्ति अमेरिका में है, लगभग 287 के प्लस जाएंगे, और उससे फिर कम चाइना के पास है, उससे कम भारत के पास। तो भारत विश्व में धनी व्यक्तियों के रैंक में थर्ड रैंक प्राप्त करके बैठा हुआ है। दोस्तों ये भी बात आप लोग समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे हम बात करना चाहूँगा, तुरंत 2 मिनट की बात है। अगर बात करा जाए लौह अयस्क उत्पादन में, दोस्तों लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में भारत 4th पर है। एल्युमिनियम के उत्पादन में, एल्युमिनियम के उत्पादन में आप बात करेंगे तो विश्व में 2nd है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दुग्ध उत्पादन में अगर बात करें हम तो इसी वक्त आपके यहाँ भारत ये फर्स्ट रैंक बनाया हुआ है। ये सांसद महोदय ने इस बात को बताया कि 1998 से भारत अपने फर्स्ट रैंक में काबिज है दुग्ध उत्पादन में। 1998 से बताइए भारत फर्स्ट रैंक दुग्ध उत्पादन में है। और आपको बता दें 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड
ऑपरेशन फ्लड। 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने चलाया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड चलाया था, जिसके तहत दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें लाई गई और उनको बढ़ावा दिया गया। शेष कहा गया कि प्रत्येक व्यक्तियों को धन मुहैया किया जाए जिससे लोग गाय और भैंस का पालन कर सकें। आज विश्व में भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान में बैठा हुआ है। 1998 से सांसद महोदय ने प्रश्न किया गया था, जब प्रश्न किया गया अपने संसद में, तो वहाँ पर एक बीजेपी के सांसद ने अपना ये उत्तर दिया था कि 1998 से भारत प्रथम पर बना हुआ है। तो ध्यान रखना, दूध उत्पादन की अगर बात करेंगे तो गलत मत करना, आपको याद रखना है 1970 में ही दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जिसके संस्थापक कौन थे आपको समझ, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। आपको याद रखना है। अगर बात करना चाहूँगा कि भारत में, ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन कर रहा? भारत कर रहा। भारत अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप मार देना अमेरिका, राइट, याद रखो अमेरिका मार देंगे। और बात करें राज्यों की, अगर बात करें तो राज्य में अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर कोई करता है उत्तर प्रदेश, याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आप मारेंगे उत्तर प्रदेश, राइट। दूसरा आपका राजस्थान हो जाता है। और विश्व में अगर बात करेंगे तो प्रथम आपके यहाँ भारत हो जाएगा और सेकंड आपका अमेरिका हो जाएगा। इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस जो ऑपरेशन जो फ्लड चलाया गया, इसके 3 स्टेप में चलाया गया था, राइट। तो इसको भी ध्यान रखना, बस इतना याद रखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, आपका यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर हो गया है, ठीक। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद, 10वां ब्रिक्स BRICS 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद 2025। ये बच्चा ब्रासीलिया में आयोजित किया गया। कहाँ पर? ब्रासीलिया। इसी को बोलते ब्राजीलिया। ये ब्राजील में है, याद रखो आप, ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है या ब्राजीलिया है, रियल में ब्रासीलिया बोलते हैं। तो ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद शुरू किया गया। यह स्थान याद रखो आप। ब्राजील एक देश है जो आप जानते हैं कि ब्राजील में जो कॉफ़ी होते, कॉफ़ी के बागान को फजेंडा बोलते, फजेंडा। और ये ब्राजील एक कंट्री है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबसे मतलब ये बात को समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला बात करेंगे कि ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। और अब एक बात और इसी वक्त कर लेता हूँ, चाय की बात करें अगर हम, तो चाय की अगर बात कर लें तो याद रखो आप, हाल ही में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन चुका है। चाय निर्यातक देश बना हुआ है। वेरी वेरी याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व में प्रथम चाय निर्यातक देश के रूप में कौन कार्य कर रहा है? भारत बना हुआ है। अगर मैं बात करूं तो ये सर्वाधिक चाय मतलब, और प्रथम अगर बात करें मतलब हाँ निर्यातक बन चुका है। तो याद रखेंगे एक पॉइंट और कि यहीं से बात कर लेता हूं, चाय, टी। दोस्तों ये घटना मैं बताना चाहूँगा आपको। चाय निर्यातक की बात करें हम, निर्यातक का मतलब होता है कि हम अपने घर से वस्तु देते हैं। तो चाय निर्यातक की बात करें तो प्रथम स्थान पर केन्या है। प्रथम स्थान पर दोस्तों केन्या है जो चाय विश्व में निर्यात कर रहा है। और दूसरे स्थान पर आपका भारत है। याद रखो, इसके पहले मैं आपको प्रथम बता दिया था, वो मिस पॉइंट है, इधर ध्यान रखेंगे। तो दूसरे स्थान पर आपका आता है कौन? भारत है, गलत मत करना। तो चाय निर्यातक की अगर बात करें तो चाय निर्यातक में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक, याद रखेंगे, ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। अगला बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सी चाय निर्यात करता है? तो काली चाय, याद रखो आपका, काली चाय का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। याद ये भी जानना आपको, ये लगभग 96% निर्यात करता है भारत।
काली चाय की निर्यात करता है। और अगर बात करेंगे चाय उत्पादन में, अगर बात करें हाँ कि सबसे ज़्यादा किस देश को करता है, तो आप याद रखेंगे इसको, ईरान की बात करेंगे आपके यहाँ, तो ये भी दिमाग में रखो आप। इराक में सर्वाधिक चाय अगर भारत निर्यात करता है तो इराक में 20% चाय देता है भारत, है ना। अन्य कंट्री को भी देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इराक को 20%, कुल का 20% समझ लीजिए आपकी चाय निर्यात करता है भारत अकेले आपके यहाँ इराक में। अब बात करेंगे कि चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। याद रखो दोस्तों, चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो अगर बात करना चाहेंगे तो पहला आपके यहाँ असम हो जाएगा, और दूसरा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और तीसरा अगर बात कर लें इसी में पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। अगर दोस्तों तमिलनाडु में मारेंगे केरल हो जाएगा, और केरल नहीं तो कर्नाटक हो जाएगा। याद रखो इतने स्टेट जो आपके हैं वो आपके यहाँ चाय का उत्पादन करते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और आपके कर्नाटक। दक्षिण भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आप मारेंगे तमिलनाडु, जो चाय का उत्पादन कैदिश करता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं कि 2004 में जीआई टैग पहली बार भारत में अगर किसी को मिला था तो याद रखेंगे यही दार्जिलिंग चाय को 2004 में आपके यहाँ क्या दिया गया था, तो बताएंगे जीआई टैग प्रदान किया गया था। अब अगला बात कर लेते हैं, इसी वक्त तुरंत बात कर लेंगे हम इसी वक्त। भारतीय चाय बोर्ड की अगर बात करेंगे तो ये चाय एक्ट मतलब टी एक्ट इन 1953 चाय अधिनियम मतलब चाय की यह एक एक्ट बनाया गया, उसके तहत किया गया है। और 1 अप्रैल इन 1954 में, याद रखो 1 अप्रैल चाय अधिनियम 1953 के तहत 1 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। याद रखो कलकत्ता, वर्तमान में इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। याद रखो ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत किसी को, तो हमको लगता है कि आपको क्लियर होना चाहिए। हम चाय बोर्ड, इसका काम होता है कि चाय की अथॉरिटी को रेगुलेट करना। याद रखो चाय का कहाँ पर निर्यात, कहाँ पर कैसे क्या, कौन सा कार्यालय कहाँ खोलना है, इस बात को लेकर के एक पूरा कार्यरत करता है बोर्ड, याद रखेंगे। और अगर बात करना चाहें थोड़ा सा और, तो इसके कार्यालय खोले गए हैं। इसने जैसे अपना कार्यालय लंदन में खोला है, मॉस्को में खोला है, इसने आपके यहाँ दुबई में भी खोला है। दोस्तों याद रखो ये अपने कार्यालय खोले हैं। तो भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना चाय अधिनियम 1953 के तहत की गई। इसका मुख्यालय अगर बात करें स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1954 को की गई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कोई दिक्कत दोस्तों, तो आज दोस्तों यहीं तक। हम आगे अगली वीडियो हम देंगे और आपको बताएंगे पूरी तरीके से कि करंट का अगला विषय। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं कैसा आपको दे पा रहा हूँ, अगर कोई सुझाव आप लोग का है तो ज़रूर मुझे दीजिए कि हम उसमें और सुधार कर सकें और बेहतर रिस्पांस कर सकें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जितना पढ़ाऊँगा 100% एकदम बेहतर पढ़ाऊँगा और चीज़ें बेहतर दूँगा, उसको समेटने का प्रयास करूँगा। जैसे आपको चाय के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई, चाय बोर्ड आपको क्लियर हो गया, करंट की चीज़ें भी क्लियर हो गई, कहाँ निर्यात कर रहे हैं, कैसे क्या, पूरी जानकारी लगभग दी गई। आपको बता दें सर्वाधिक के रूप में चाय ही हमारे भारत में है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आपके खास बच्चे जो हमारी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।